जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं प्रयागराज एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को। मित्रों, आपके सामने टॉपिक दिख रहा है माध्यम और प्रविधियां। माध्यम और प्रविधियों के थ्योरी का एक वीडियो कंप्लीट हो चुका है। ये दूसरा वीडियो है। थ्योरी कंप्लीट होने के बाद हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और टेस्ट सीरीज की श्रृंखला में हम लोगों ने 29 टेस्ट सीरीज कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें 10,065 प्रश्न हो चुके हैं। हम लोग 10,480 प्रश्न टारगेट किए हैं, उसमें से 1,000 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। जो भी मित्र अभी चैनल पे नए हैं, उन्होंने अभी तक वीडियो को नहीं देखे हैं, वो प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को देख लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि भविष्य में आने वाले वीडियो आपके यहाँ रोज आते हैं। वीडियो इस चैनल पे रोज अपलोड होते हैं। तो आप सभी लोग जो अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डेली वीडियो पाएं और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाएं। चलिए मित्रों, हम लोग पढ़ रहे थे माध्यम और प्रविधियां। माध्यम प्रविधियों के बारे में हम लोगों ने कल गहन अध्ययन किया था और दो माध्यम के बारे में हम लोगों ने बात भी कर लिया था। पहला माध्यम सूखा मतलब शुष्क माध्यम, और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था आर्द्र माध्यम में टेम्परा माध्यम पढ़ लिया था। आज हम लोग तैल माध्यम पढ़ेंगे। तो चलिए मित्रों, आपके सामने दिख रहा है तैल माध्यम। तैल माध्यम ये मध्यकालीन माध्यम है। इस पद्धति का चित्रांकन स्थायी रहता है और इसमें चमक भी बरकरार बनी रहती है। यह बहुत लोकप्रिय भी रहा है। यूरोप में इसका व्यापक प्रचलन हुआ और आजकल तो यह विश्वव्यापी हो चुका है। तैल माध्यम में हम लोग चित्रभूमि के रूप में विभिन्न प्रकार की भूमि का प्रयोग करते हैं। इसमें भित्ति सबसे ज्यादा प्रचलित और सबसे पुरानी भूमि है, चित्रभूमि है भित्ति। काष्ठ फलक, बोर्ड और गैसों आदि में भी तैल माध्यम से चित्रकारी की जाती है। गैसों को हम लोगों ने देखा था कि कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा था गैसों क्या होता है। लकड़ी पे प्लास्टर ऑफ पेरिस या खड़िया से एक चित्रभूमि का निर्माण करते हैं, उसे गैसों कहते हैं। आपके सामने अभी आएगा चित्रभूमि के बारे में व्यापक। देखिए चित्रभूमि क्या है। इसका चित्रभूमि थोड़ा सा स्पेशल होता है। तैल माध्यम में टेम्परा माध्यम से थोड़ा सा अंतर होता है। ज्यादातर चीजें उसी तरीके से रहती है, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर रहता है। अभी आपके सामने ये सवाल आएगा कि तैल माध्यम में किस चीज का तेल हम लोग यूज करें। ज्यादातर चित्रकार इसमें अलसी का तेल प्रयोग करते हैं, लेकिन लियोनार्डो दा विंची ने बादाम के तेल से चित्रकारी किया है। देखिए चित्रभूमि में क्या होता है। तैल चित्रों के हेतु विभिन्न प्रकार की भूमि का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा प्राचीन काष्ठ फलक है और बोर्ड भी है। गैसों आदि माध्यम में भी चित्रकारी की जाती है, लेकिन इसमें सर्वोत्तम चित्रभूमि कैनवास है। कैनवास सर्वोत्तम चित्रभूमि है। ठीक, आगे माध्यम में अलसी का तेल भी प्रयोग किया जाता है। अलसी के तेल को भी लोग काफी प्रयोग करते हैं। देखिए तैल माध्यम में प्रायः गिरी गुठली अथवा बीजों से निकला हुआ कोई ऐसा तेल प्रयुक्त किया जाता है जिसमें प्राकृतिक रूप से कुछ पानी का कुछ अंश हो, जो उचित समय पर सूख जाता हो। अलसी का तेल इसके लिए सबसे अधिक अच्छा सिद्ध हुआ है। फिल्टर किया हुआ पारदर्शी निर्मल अलसी का तेल इसके लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ है। आगे लिखा हुआ है लियोनार्डो दा विंची ने बादाम का तेल माध्यम के रूप में प्रयोग किया। देखिए चित्र में जब तैल माध्यम से चित्रकारी करते हैं तो इसमें 3 बार रंगों का लेप चढ़ाया जाता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। जल माध्यम, आपके सामने ये जो माध्यम दिख रहा है जल माध्यम है।
जल माध्यम में क्या होता है कि जल माध्यम में चित्रण हेतु तो प्रायः कागज का प्रयोग होता है। चीन में इसके लिए रेशमी कपड़ों का भी प्रयोग किया जाता है और इस माध्यम में अंकित चित्रों में एक विशेष प्रकार की पारदर्शिता और हल्कापन होता है जो आंखों को बहुत रुचिकर प्रतीत होता है। ज्यादातर हम लोग बचपन में या जब बचपन में थे तो हम लोग पेस्टल माध्यम से चित्रकारी किया करते थे। पेस्टल माध्यम जो लोग नए हैं वो पुराने वीडियो कल के वीडियो में देख लेंगे तो शुष्क माध्यम में पेस्टल माध्यम एक मोम से हम लोग चित्रकारी किया करते थे, वो पेस्टल माध्यम कहलाता है। लेकिन अब हम लोग ज्यादातर जो चित्रकार हैं या नॉर्मल लोग जल रंगों से चित्रकारी करते हैं। उसके लिए सामान्य रूप से कागज होता है, थोड़ा कागज मोटा होना चाहिए। तो इस तरीके से जल रंग से चित्रकारी किया जाता है। चित्रण विधि में क्या होता है कि जल रंगों से चित्रण के पूर्व कागज को बोर्ड पे अच्छे तरीके से चिपका लेना चाहिए जिससे कि वो खिसके न। ठीक है, इसके लिए टेप का प्रयोग किया जा सकता है या अन्य चीजों का, जिससे कि वो बोर्ड में कागज चिपका रहे। सरकेगा खिसकेगा तो वो चित्रकारी बेहतरीन नहीं हो पाएगी। वही है इसमें चित्रण विधि में लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। भित्ति चित्रण विधि। भित्ति चित्रण का अर्थ होता है जिसमें हम लोग दीवार पे चित्रकारी करेंगे। भित्ति चित्रण की रचना हेतु तो प्रायः यूरोपीय प्रविधि को फ्रेस्को कहते हैं। फ्रेस्को विधि दो प्रकार की विधि होती है, एक होता है शुष्क, दूसरा होता है गीला। देखिए इसके दो प्रकार हैं। पहला है सूखी भित्ति। सूखी भित्ति में क्या होता है, खनिज रंगों के घोल लगाकर चित्र किया जाता है इसमें, और इस प्रविधि में न रंगों की स्थायित्व रहता है न रंगों की चमक बरकरार रहती है। इसे फ्रेस्को सेस्को कहते हैं। फ्रेस्को सेस्को, SESSCO, फ्रेस्को सेस्को। फ्रेस्को सेस्को मतलब शुष्क विधि। सेस्को से ट्रिक से याद कर लेंगे, सेस्को मतलब सूखा हुआ, है ना। एक आएगा शब्द ब्रूनो, ब्रूनो में गीला, सेस्को मतलब सूखा हुआ। ठीक। द्वितीय विधि है आर्ध फ्रेस्को। आर्ध फ्रेस्को में क्या होगा, गीला विधि। आर्ध फ्रेस्को जिसमें भित्ति पर लगाया हुआ चूने का पत्थर गीला रहते हुए, देखिए फ्रेस्को ये जो गीला विधि है फ्रेस्को ब्रूनो, इसमें दीवार पे पहले प्लास्टर लगाया जाता है, प्लास्टर को गीला रहते हुए इसमें चित्रकारी की जाती है। इसके पहले हम लोगों ने सेस्को विधि में देखा था कि उसमें लिखा था उसका जीवन काल कम होता है, जल्दी से खराब हो जाता है, उसकी चमक भी बरकरार नहीं रहती है। तो यही बात है। लेकिन फ्रेस्को ब्रूनो विधि में क्या है कि प्लास्टर किया जाता है और प्लास्टर करने के बाद उसमें एक दिन में जितना हम लोग कोई चित्रकार जितना चित्रकारी कर पाएगा उतना ही प्लास्टर करेगा, क्योंकि प्लास्टर जब गीला रहेगा तभी उसमें चित्रकारी हो पाएगी। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। आर्ध फ्रेस्को में जिसमें भित्ति पर लगाया हुआ चूने का प्लास्टर गीला रहते हुए ही खनिज रंगों के घोल से चित्रण किया जाता है। संपूर्ण दीवार पर पहले साधारण प्लास्टर करते हैं, उसके ऊपर उत्तम सामग्री से निर्मित प्लास्टर या पलस्तर की एक अन्य परत चढ़ाते हैं। एक अन्य परत जिसे इंटूनेको कहते हैं, जो बाद में हम लोग परत चढ़ाते हैं उसे इंटूनेको कहते हैं। ठीक, भित्ति के केवल उतने ही भाग पर प्रतिदिन लगाते हैं जितने भाग पर एक दिन में चित्र रचना संभव होती है, क्योंकि गीला रहते हुए ही इस पर चित्रांकन किया जाता है। अतः रंग इसके धरातल में प्रवेश कर जाते हैं और स्थायी होते हैं। यदि स्तर की सतह पर कुछ मसाला रंगों में मिल जाने से रंगतें कुछ फीकी अवश्य हो जाती हैं और प्रतिदिन कार्य अलग अलग प्रस्ताव के सतह पर करने से उसमें जोड़ या संधि दिखने लगती है।
डेली अलग अलग जब प्लास्टर बनाएंगे तो थोड़ा बहुत उसमें जोड़ दिखने लगेगा, और सूखे गीले रंगों के मिलान से इसमें कुछ अंतर आ जाता है। चित्र की रचना सदैव ऊपर से नीचे की ओर की जाती है। चित्र में अगर त्रुटि हो जाए तो इसके सुधार की संभावना नहीं है, फिर से प्लास्टर को उखाड़ के नया प्लास्टर लगाया जाता है। देखिए, भित्ति चित्रण की राजस्थानी विधि। अगला टॉपिक है भित्ति चित्रण की राजस्थानी विधि। इस विधि में चूने तथा बालू से भित्ति तैयार करके चूना, दही तथा गुड़ मिलाकर कूची से पतला पतला लेप लगाते हैं और अकीक नामक पत्थर की घुटी से घोटते हैं। घोटना आप लोग पता चल गया होगा, घोटना किसे कहते हैं। कल जिन लोगों ने वीडियो देखा तो बताए थे घोटना क्या होता है। घोटने का अर्थ हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं कि बचपन में हम लोग तख्ती पे लिखते थे क ख ABCD जो भी, तो उसको तख्ती को पहले पोतते थे काले रंग से। काले रंग से पोतने के बाद उसको घोटते थे। घोटने का मतलब एक बोरका रहता था सीसी टाइप का, उसमें दुधिया भरते थे। दुधिया कलम से, नरकट की कलम होती थी, लकड़ी की कलम, किसी भी कलम से बोर बोर के लिखते थे। तो लिखने के पहले उस जो बोरका होता था सीसी का, उससे रगड़ते थे। रगड़ने पे चमक आ जाती थी। जहां भी घोटने शब्द का प्रयोग आ जाए समझ लीजिए चमक के लिए उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, घोटते हैं। यह क्रिया 3-4 बार करते हैं। इस सतह पर चर मतलब क्षेत्रयुक्त स्टेंसिल द्वारा झाका झड़ते हैं। ठीक, आगे देखिए। इसमें चित्रण में प्रायः रामरज, हेरमिट, हेंगुल, हरा पत्थर, पौधे के रस से तैयार नील तथा लाजवर्द और कागज पेवड्डी, लाक्षा रस, सिंदूर आदि से रंग तैयार किए जाते हैं। इसके रंग लगभग ज्यादातर प्राकृतिक रंग होते हैं। इसमें चिकनाहट के लिए, चमक के लिए नारियल के पानी को पीसकर हथेली से संपूर्ण चित्र पर फेरते हैं, जिससे कि चित्र चिकनी हो जाती है, उसमें चमक आ जाती है। इसके पश्चात क्या करते हैं, हकीक नामक एक पत्थर आता है। हकीक नामक पत्थर से उस पर घुटाई करते हैं और जिससे कि इसमें चमक आ जाती है। ये चित्र लगभग 1 महीने में तैयार हो जाता है, पूर्ण रूप से सूख जाता है। तो यह भी आपका आर्द्र वृद्धि में आता है, क्योंकि इसमें भी पानी मिलाते हैं, बाद में तैल मिलाते हैं इत्यादि। आगे चलते हैं। अगला है एक्रिलिक माध्यम। एक्रिलिक माध्यम ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एक्रिलिक माध्यम में क्या होता है, यह आधुनिक युग में एक्रिलिक माध्यम यह आधुनिक युग में विस्तृत रेजिन माध्यम है। रेजिन माध्यम हम लोग देखे थे, रेजिन किसे कहते हैं। इसके रंग अत्यंत स्थायी होते हैं। इसे कागज, कैनवास, लकड़ी तथा भित्ति आदि की पर किंचित खुदरी हुई ही तथा शोषक सतह पर प्रयोग किया जाता है। खुदरी हुई या खुद नहीं, खुदरी हुई होना चाहिए। खुदरी हुई तथा शोषक सतह पर इसका प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले धरातल को रंग देते हैं, उसके बाद फिर हल्का नागर देते हैं। तत्पश्चात एक्रिलिक गोल का स्थल लगा देते हैं, जिससे कि रंगों को टेम्परा की भांति पानी या एक्रिलिक घोल में मिलाकर लगाया जाता है। सूखने पर यह अत्यंत कड़े हो जाते हैं और इन पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ पे कड़े होना चाहिए, खड़े नहीं, कड़े। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में बातिक चित्रण। बातिक चित्रण क्या होता है, कपड़े पर, ये 2 प्रकार का किया जाता है, एक कपड़े पर, दूसरा चमड़े पर। बातिक चित्रण को कपड़े और चमड़े दोनों पर किया जाता है। तो कपड़े पर बातिक चित्रण, इस विधि में कपड़े पर डिजाइन रेखांकित करते हुए पिघले हुए मोम से रेखांकन करते हैं। अगर मोम ज्यादा मतलब कि ज्यादा हल्का है तो वो कपड़े के उस पार चला जाएगा, ज्यादा टाइट है तो उस पर चिपकेगा नहीं। इस बात को ध्यान में रखते हैं। देखिए आगे लिखा है,
बातिक विधि से कपड़े को रंगने के लिए विशेष रंग काम में लाए जाते हैं। उन्हें आधार रंग या लवण रंग कहते हैं। इस विधि में कपड़े पर डिजाइन रेखांकित करते हुए पहले पिघले हुए मोम से रेखांकन किया जाता है। बातिक विधि में कपड़े को रंगने के लिए विशेष रंग काम में लाए जाते हैं, जिन्हें आधार रंग या लवण रंग कहते हैं। अब आगे आता है चमड़े पर बातिक। चमड़े पर बातिक के लिए चमड़े को मोम की जगह गोंद लगाते हैं। चमड़े पर कपड़े में मोम लगाते हैं, इसमें चमड़े पर गोंद लगाते हैं, ठीक। और बाती के चूड़ित रंगों में स्पिरिट मिलाकर रंग भरते हैं। अगला है ग्राफिक माध्यम। बातिक के बाद ग्राफिक माध्यम। ग्राफिक माध्यम क्या होता है? ग्राफिक माध्यम छाया चित्रण की विधियां हैं। इन सब में मुद्रण की तकनीक अपनाई जाती है। अतः कलाकार अपनी आरंभिक कृति उल्टी बनाता है, जो छपकर सीधी दिखाई देने लगती है, जैसे कि कांच में दिखाई देता है। चलिए अगला है आपके सामने कोलाज। कोलाज का अर्थ होता है कागज के टुकड़ों को चिपकाना एक फ्रेम के अंदर, इसे कोलाज कहते हैं। या कागज नहीं, जरूरी नहीं कागज के टुकड़ों को, लेकिन ज्यादातर कागज के टुकड़ों का ही प्रयोग किया जाता है, उसे कोलाज कहते हैं। देखिए, चित्रतल पर विभिन्न प्रकार की सामग्री चिपकाकर चित्र बनाने की पद्धति को कोलाज कहा जाता है। इसमें कई प्रकार के चित्र होते हैं, उनको एक दूसरे से मिला करके चित्र बनाया जाता है, उसे कोलाज कहते हैं। तो माध्यम और प्रविधियों में इतना ही था, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, ना तो एग्जाम में आएगा ना तो किसी पुस्तक में लिखा है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर किसी को कुछ सुझाव देना है तो कमेंट सेक्शन में जाके सुझाव अवश्य दे दीजिएगा। देखिए, हो सकता हो हमसे कुछ कमियां रह गई हो, तो आप अगर सुझाव देंगे तभी जाके उन कमियों को हम दूर कर पाएंगे और आपके लिए अच्छा कंटेंट उपलब्ध करा पाएंगे। तो मित्रों, आपने अगर यहाँ तक देखा है पूरा वीडियो, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में अच्छा बुरा कुछ भी सुझाव को कुछ भी कमेंट कर सकते हैं। तो मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में टेस्ट के साथ। क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। देखिए, अगर आप पूरे सीरीज को कंप्लीट कर लेंगे, अभी इसमें कई टेस्ट चलेंगे, तो पूरे सीरीज को आप कंप्लीट कर लेंगे तो 10,480 प्रश्न जब आपके पास कंटेंट हो जाएगा, तो इस एग्जाम की इतनी औकात नहीं कि आपके कंटेंट से, आपके टेस्ट सीरीज से बाहर के क्वेश्चन आ जाएं। करंट के एक दो क्वेश्चन आते हैं, उनकी बात नहीं किया जाए, तो आपके पास इतना अच्छा कंटेंट रहेगा कि आपसे कोई भी क्वेश्चन छूट नहीं पाएगा। तो मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में टेस्ट के साथ। तब तक के लिए